सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 10 में 9th केमिस्ट्री में, तो उसमें एंथैल्पी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसी एंथैल्पी को हम लोग हीट कंटेंट भी कहते हैं। तो डेफिनेशन नंबर 1 और डेफिनेशन नंबर 2 ये सेम है। हीट कंटेंट ऑफ रिएक्शन दैट इज आल्सो कॉल्ड एंथैल्पी, या किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अंदर जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर है उसको हम लोग कहते हैं एंथैल्पी, या उसको हम लोग कहते हैं हीट कंटेंट। इसको हम कैपिटल H से शो करते हैं, कैपिटल H से इसको डिनोट किया जाता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर मोल में। एंथैल्पी क्या चीज़ है, हीट कंटेंट क्या चीज़ है, कि किसी भी रिएक्टेंट में या किसी भी प्रोडक्ट में जो अमाउंट ऑफ हीट है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसको हम लोग कहते हैं एंथैल्पी। ये कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। तो उसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। रिएक्टेंट की अपनी एंथैल्पी होती है, प्रोडक्ट की अपनी एंथैल्पी होती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर रिएक्टेंट की एंथैल्पी की बात करें, इसकी H की वैल्यू की बात करें, तो इसकी H की कोई वैल्यू होगी हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट, और इस तरह से प्रोडक्ट का भी एक हीट कंटेंट होगा, इसकी भी अपनी वैल्यू होगी। अगर रिएक्टेंट की जो वैल्यू है, अगर रिएक्टेंट की हीट कंटेंट की वैल्यू 10 है और प्रोडक्ट की हीट कंटेंट की वैल्यू 15 है, रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी मौजूद है वो 10 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, और प्रोडक्ट जो बनने वाला है उसके पास जो एनर्जी है वो 15 किलो जूल पर मोल है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें 10 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 15 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्टेंट को और हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब हम इसको और हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे प्लस हीट जब हम इसको और देंगे, और कितनी देंगे आप हीट एनर्जी, इसको 5 जूल और हीट एनर्जी देंगे, तब जाकर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर प्रोडक्ट की हीट कंटेंट ज़्यादा हो, अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा हो रिएक्टेंट से, तो आपको हीट देनी पड़ती है रिएक्टेंट को। दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वो मैंने एक पॉइंट लिखा ही है कि अगर प्रोडक्ट की अगर हीट कंटेंट अगर वो ज़्यादा है तो फिर उस सूरत में, और रिएक्टेंट की अगर कम है तो इन दैट केस क्या होता है कि उसको फिर हम लोग जो है वो क्या डिस्कस करते हैं, उसको फिर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के तौर पे देखते हैं। इसका उलट भी हो सकता है, रिवर्स भी पॉसिबल है। लेट से कैसे, ये एक रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अच्छा, ये पहला वाला जो केस है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का है ना, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब यहाँ जैसे कि अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट है इसकी एंथैल्पी वैल्यू 15 किलो जूल पर मोल है। इसके अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी किस वजह से आएगी, इसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से एनर्जी इसके अंदर आएगी। तो उसके अंदर जो एनर्जी आपके पास है वो 15 किलो जूल पर मोल है, और प्रोडक्ट के पास जो H एंथैल्पी है वो लेट से कि 10 किलो जूल पर मोल है। अब इसका मतलब कि प्रोडक्ट की कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है। अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना होगा तो ये एक्स्ट्रा हीट एनर्जी है वो ये वेस्ट कर देगा, जरूरत ही नहीं ना उसको 15 की। तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद बाकी क्या करेगा, हीट एनर्जी खारिज कर देगा जो 5 जूल है। तो ये रिएक्शन कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हुआ भी है? नहीं, दिस इज एक्सोथर्मिक। इस वजह से कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक और कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। किसी रिएक्शन में आपको हीट देनी पड़ती है और किसी में हीट आपको मिलती है। जिसमें हीट देनी पड़ रही है उसका मतलब क्या हो रहा है कि उसमें जो प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी वैल्यू है ना वो रिएक्टेंट से कम है, तो उसको हीट एनर्जी देनी पड़ रही है। यही अगर उसका रिवर्स हो सकता है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आटा और रोटी, आटे की जो एंथैल्पी वैल्यू है ना वो कम है और रोटी की एंथैल्पी वैल्यू ज़्यादा है, तो अगर आपको रोटी को आटा बनाना होगा तो आपको हीट देना पड़ेगा, तब उसकी एनर्जी बढ़ेगी और वो रोटी आटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, आटा रोटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आटे की हीट एनर्जी कम है एंथैल्पी वैल्यू, और प्रोडक्ट की और जो रोटी की ज़्यादा है, तो आपको आटे को हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तो फिर वो रोटी में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स क्लियर नाउ। यही इस तरह से अगर आप देखें तो अगर आप लकड़ी और कोयले की बात करें, तो लकड़ी की हीट एंथैल्पी वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा होती है, कोयले की कम होती है। इसलिए जब लकड़ी को जब जलाया जाता है तो क्या होता है कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है, कोयले में कन्वर्ट, चूँकि एक्स्ट्रा है ना, कोयले की हीट एनर्जी कम है, तो लकड़ी की एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि लकड़ी क्या करेगा वो वेस्ट कर देगा, कार्बन वेस्ट कर देगा। तो इससे हमें क्या पड़ता है, हीट कंटेंट या एंथैल्पी से हमें पता लगता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होने वाला है कि एक्सोथर्मिक होने वाला है। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं।
दूसरी डेफिनेशन जो हमारे पास है वो है चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज, चेंज इन एंथैल्पी लिखा हुआ तो सब है, आपने जैसे आपको समझना है। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी को हम लोग कहते हैं डेल्टा एच, और चेंज कब आता है, डेल्टा कब लगाते हैं, जब दो नंबर्स को माइनस किया जाए। अब जैसे ये हम इसको रिएक्टेंट की हीट कंटेंट को हम एच आर कह देते हैं और प्रोडक्ट को एच पी कह देते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है। ये एच आर है और ये एच पी है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, दैट इज एच पी माइनस एच आर। प्रोडक्ट के एंथैल्पी को अगर रिएक्टेंट के एंथैल्पी से माइनस कर दोगे तो ये आंसर जो आपके पास है तो उसी को चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं, डेल्टा एच कहते हैं। इसी की यूनिट भी किलो जूल पर मोल होती है। और डेल्टा एच के बारे में याद रखिएगा कि ये डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव आ रहा है किसके लिए भाई, क्या लिखा है मैंने, एंडोथर्मिक के लिए। और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए आती है, एक्सोथर्मिक के लिए। जब भी हम कोई ऐसा रिएक्शन लिखते हैं जिसके अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है तो एरो के राइट साइड पे बिल्कुल हम डेल्टा एच पॉजिटिव लिख रहे होते हैं। कल किया था हमने काम ऐसा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव लिख रहे होते थे, ऐसा भी किया था हमने कल। अब मैं आपको समझाता हूं ऐसा होता क्यों है। कल तो मैंने रटवा दिया था आपको, ये लिख लो बस ऐसे, बाद में समझाऊंगा। तो आज समझाने का टाइम आ गया। तो देखो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, हीट देनी पड़ रही थी इसमें। 15 में से, अच्छा इसकी एंथैल्पी निकालनी, डेल्टा एच निकालना, तो कैसे निकालना पड़ेगा, 15 में से 10 को माइनस करना पड़ेगा तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी कि नेगेटिव में आएगी। 15 में से 10 निकाल दो, कितना पॉजिटिव में वैल्यू आएगी ना। तो एंडोथर्मिक के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये, क्यों, चूंकि हमेशा प्रोडक्ट ज्यादा होगा रिएक्टेंट कम होगा, तभी तो एंडोथर्मिक हो रहा होगा, इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही होती है। अच्छा नीचे देखो अब एक्सोथर्मिक में 10 में से 15 माइनस कर दो, 10 माइनस 15 तो आंसर क्या आएगा, -5। माइनस में आंसर आया, तो माइनस में आंसर आया तो उसके मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जितने भी होंगे डेल्टा एच की वैल्यू उसके लिए कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव क्यों आ रही है, चूंकि प्रोडक्ट के पास कम एंथैल्पी वैल्यू, रिएक्टेंट के पास ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी, क्योंकि ज्यादा को कम से आप माइनस, कम को ज्यादा से आप माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड के एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच जिसको हम कहते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने वाला है कि एंडोथर्मिक, जस्ट वैल्यू देखकर बता सकते हैं। हर रिएक्शन के लिए एंथैल्पी वैल्यू डिफरेंट होती है और इसको कैलकुलेट किया जाता है। हाउ द एंथैल्पी वैल्यू इज कैलकुलेटेड, जैसे एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि एंथैल्पी वैल्यू को कैलोरीमीटर से जो है वो क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। कैलोरीमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी। अच्छा एक हमारे पास डिवाइस होती है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर घरों पे भी होता है ना रखा हुआ, जैसे बुखार चेक करते हैं। कैलोरीमीटर से हम लोग हीट चेक करते हैं, थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं। आप सब बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, आपको पता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी है, तवानाई है। टेम्परेचर इज ओनली द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, ये जो है वो क्या चीज है, टेम्परेचर। और हीट, और जो हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी है। यूनिट भी अलग होती है, हीट को नापना, हीट की यूनिट होती है आपके पास जूल या कैलोरी, किलो जूल, इस तरह से हीट की यूनिट होती है। और टेम्परेचर की डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब टेम्परेचर को कैलकुलेट करना होता है तो हम फिर क्या करते हैं, हम यूज करते हैं थर्मोमीटर। और जब हमें हीट को कैलकुलेट करना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, कैलोरीमीटर। जैसे एमसीक्यूज के लिए याद रखें। लास्ट डेफिनेशन आपके पास है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बस ये 2 मिनट की बात अब इसके अंदर बाकी है टोटल, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम किसे कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन क्या चीज होती है, हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था, एसिड और बेस जब रिएक्शन करें। न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन होता है जिसमें एसिड और बेस जब दोनों साथ में रिएक्शन करते तो फिर सॉल्ट और वाटर बनता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस का रिएक्शन हो और सॉल्ट और वाटर बने, सॉल्ट इसी से बनता है ना भाई, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। एसिड बेस के मिलाप होती है। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। एसिड बेस जब रिएक्शन करते हैं तो फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। जितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, अगर आपने लिया HCl और उसके साथ रिएक्शन करा दिया NaOH का, तो एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है। HCl NaOH रिएक्शन करे क्या बनेगा, NaCl plus H2O।
और उसके साथ क्या रिलीज हो जाएगी, हीट। इसी हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बिकॉज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच की वैल्यू इसकी हमेशा नेगेटिव आएगी। तो ये तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान खारिज होती है उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आ गई सबको बात ये, बिकॉज दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 10 केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है।